कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको कल पिछले वाली वीडियो में आपको आफबाऊ सिद्धांत के बारे में जानकारी दिया। आफबाऊ का सिद्धांत क्या है और एन प्लस एल का रूल, दोनों के बारे में आपको जानकारी दे दिया हूँ। कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है उसको भी आपको अच्छे से बता दिया गया है। दो रूल बताया गया है, उन दोनों रूल को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और इसके बाद एक क्वेश्चन उठा था, उस क्वेश्चन में यह बताया गया कि अगर दो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन दोनों का मान समान आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो आपको ये भी जानकारी दे दिया गया है कि जिसमें n का मान कम हो जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। आज हम बात करते हैं, आज केमिस्ट्री की क्लास में आपको हुंड के नियम के बारे में जानकारी देंगे। हुंड का बहुलता का नियम क्या है? हुंड का बहुलता का नियम यानी हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम हो जाएगा हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यानी हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जिनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में रखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका यही हुआ, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। तीसरा है आपका आफबाऊ का नियम। ठीक, अभी इसके पहले जो पढ़ चुके हैं। और एक आपका पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम यही है। इसके पहले आफबाऊ रूल और एक है आपका क्वांटम नंबर। याद रखना है, पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं आज हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। रेडी हो जाइए। एक ही नियम क्या है? एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में एक ही कोष होता है और उस कोष में विभिन्न प्रकार के कक्षक होते हैं। क्या सही है? अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होगा। युग्मन शब्द का मतलब होता है पेयरिंग, पेयर का मतलब होगा जोड़ा। मतलब कहना चाहिए कि एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होगा जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। दैट मीन्स कहा जाए कि ये आपका ऑर्बिट है, ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं p का है। हम चाहे इसमें इलेक्ट्रॉन भर दें, इसमें डबल कर दें, ये ऐसा संभव नहीं है। हुंड का नियम कहता है कि पहले सभी में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाए। जब पूरी तरह से भर जाए तब जा करके आप पेयरिंग करना शुरू कीजिए। और पेयरिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग से करेंगे। जहां से आप इलेक्ट्रॉन भरना शुरू किए थे वहीं से आप इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम सिर्फ इतना ही है। चलिए हम एग्जांपल की सहायता से समझते हैं कि है क्या। तो क्या होगा, कमेंट कीजिए। एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होगा जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अर्थात एक ही कोष में सभी बराबर ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन क्रमशः पूरित होते हैं। सभी कक्षकों में अर्धपूरित होने के बाद ही युग्मन या द्विगुणन प्रारंभ होता है। पेयरिंग का मतलब क्या बताया? दूसरा नाम द्विगुणन होता है अथवा युग्मन। इस नियम को उदाहरण के आधार पर समझ सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन युक्त किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था 3 प्रकार से होगी। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। वो 8 इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे बच्चों? आपको तो मैं बता दिया हूं, पीरियोडिक टेबल बढ़ा दिया हूं कि आप उसको याद करते रहिएगा। याद किए हैं? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं। आज उसी की व्यवस्था देखते हैं कैसी होगी। ठीक है, तो लिखिएगा 8 इलेक्ट्रॉन युक्त किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। 8 इलेक्ट्रॉनों युक्त किसी परमाणु में
परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉनों युक्त किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। ठीक, चलिए क्या बात है। तो आज कौन सा होगा? व्यवस्था 3 प्रकार से हो सकती है। कितनी व्यवस्था होगी इसकी? 3 प्रकार से। 3 प्रकार से हो सकती है। चलिए देखते हैं कितनी प्रकार से होगी। तो 8 यह मतलब याद रखिएगा ऑक्सीजन परमाणु का है, 8 परमाणु एटॉमिक नंबर होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली व्यवस्था क्या होगी? 1s2 2s2 2p कितने हैं? 8 2p4। ये 2p4 किस प्रकार से जाएगा बच्चों? आप बेसिक पढ़े होंगे। 2p4 को हम कैसे पढ़ेंगे? 2px 2py 2pz। ठीक है, अभी यहाँ पे याद रखिएगा p को हम 3 कक्षा बनाएंगे। यह की एक कक्षा होती है, मटेरियल दे रहा हूँ याद रखिएगा, बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है, समझने की कोशिश कीजिए। p की 3 कक्षा होते हैं, यानी p के 3 कक्षा होते हैं, s के 2 और s के 2। यानी आप देखिएगा, मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है तो भर दिए, इसमें भी 2 भर दिए, लेकिन इसमें कितने हैं बच्चों? 3 हमारे पास आर्बिटल है और 3 आर्बिटल है, तो हमें तीनों में इलेक्ट्रॉन भरना है। वह कैसे भरेंगे बच्चों? याद रखिएगा इस तीनों का नाम क्या होता है? px py pz। क्या होगा? पहले का नाम px होगा, दूसरे का नाम py, तीसरे का नाम pz होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन भरिए, तो क्या करेंगे? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये नहीं कि आप सभी में 2 करके भर दीजिए, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कंप्लीट हो गया। तो ऐसा नहीं, आप नियम के अनुसार चलेंगे। हम नियम कहता है कि पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, तो भर दिए है, अब एक बच रहा है इसको कैरी कर दिए। अब चलिए इसमें थोड़ा वो निकालना है, इस पे निकालनी है। तो कुल आयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों? 2 है। कुल आयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है? 2। तो आप यहां लिख दीजिए आयुग्मित इलेक्ट्रॉन। आयोजित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 2। अब इसमें आपको इसमें निकालना है, तो कुल इसमें कितने होंगे? आप सॉल्व कीजिए। एरो का चिन्ह किधर पाएगा? ऊपर की ओर है तो प्लस हो जाएगा माइनस। स्पिन क्वांटम नंबर में आ जाइए। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, इसी कारण बताया था कि एक दूसरे का रिलेशन 100% होगा। तो यहाँ पे आप कुल स्पिन निकालेंगे, कुल स्पिन। ये कुल स्पिन का मतलब क्या हुआ? स्पिन क्वांटम नंबर वही है, चौथा क्वांटम संख्या। कुल स्पिन क्या होगा? एरो का चिन्ह ऊपर है तो +1/2 और इसकी इसका भी हो जाएगा +1/2। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/2 = 1। यानी 1 आ गया। यानी आप निश्चित रूप से सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? डायरेक्ट अगर आधा और आधा तो हमारे पास है, हाफ हाफ है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। मैंने सॉल्व कर दिया तो इसमें 1 आ रहा है, यानी इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 होगी। ये अरेंज समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए पहला अरेंज हो गया। दूसरे अरेंज की बात करते हैं। दूसरे अरेंज में बोला गया है ये ए नंबर हो जाएगा, ये बी नंबर की बात करता हूं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। ये 1s का है, ये 2s का है, ये p का है। तो इनका नाम 2px 2py 2px 2px 2py 2pz 2pz। इसका मतलब 2 क्यों लगा रहा हूं बच्चों? याद रखिएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। 2 क्यों? क्योंकि दूसरे कार्बन का है। ठीक है, तो लिखो ये बात सबका। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा? तो आप ऐसे करिए 1 2 3 4 हो गया। लेकिन इसकी हम स्पिन क्या कर देंगे? नीचे कर देंगे। इसको इस प्रकार से भी भरा जा सकता है, और अगर इस प्रकार से भरा जा सकता है तो क्या होगा बच्चों? याद रखिएगा
जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, जब एक जैसे तो ये रहता है ठीक है, किसी का ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो इस प्रकार बनाया जाता है। यदि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हो तो हम इसको पूरा कर देते हैं, ये आप समझिएगा कि मतलब इस प्रकार से बना होगा, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन था जिसके कारण इसको हम एरो का चिन्ह बना दिए हैं, इसका मतलब यही होगा एक इलेक्ट्रॉन। अगर एरो का चिन्ह बना हुआ तो उसमें आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए एक इस प्रकार की व्यवस्था होती है, साइंटिस्टों का कहना है अगर इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो इसमें इसमें निकालिए। अब इसमें पहले आप देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा 2। अब पूछना है कुल स्पिन टोटल स्पिन निकाल रहे हैं, तो टोटल स्पिन एस टी एस मतलब होगा टोटल और एस मतलब होगा स्पिन, तो टीएस कितना निकल गया है इसका, निकाल के देखिए। इसके लिए तो देखिए एरो का चिन्ह ऊपर की ओर है, यदि एरो का चिन्ह ऊपर की ओर है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे +1/2, और ये एरो का चिन्ह नीचे है तो इसके लिए स्पिन क्वांटम संख्या क्या निकालेंगे, वामावर्त है ना कि दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त में क्लॉकवाइज और वामावर्त में एंटी क्लॉकवाइज, तो वही है आपका रूल जो पढ़ चुके हैं। ऊपर का एरो रहेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा, और अगर नीचे की ओर रहेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो यहाँ -1/2 हो जाएगा, अब +1/2 और -1/2 कैंसिल, तो जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो बराबर क्या निकल के आया 0। समझ में आ गया, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई और टोटल स्पिन हमारा इसमें 0 हो गया। एक और व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को हम पढ़ते हैं तीसरे पॉइंट में सी। ये ऑर्बिट इसमें हो गया, ये हो गया और ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 3, ये इसमें आप डायरेक्ट भर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। पी की बात होती है कि कभी किसी को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए, इसके बाद आप चलिए देखिए इनका भी नाम px py pz कर दीजिए, तो px py pz 2px हो जाएगा, और पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें कर दिया और इसमें कर दिया, लो पेयरिंग कर दिया, पेयरिंग कर दिया। अब इसमें क्या निकालिए, u निकालिए, u का मतलब होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने हैं 0, और टोटल स्पिन इक्वल टू 0। ये टोटल स्पिन 0 आ गया, इसमें भी क्यों आया, क्योंकि इसमें स्पिन तो निकाला जाता है इलेक्ट्रॉन का, दो टोटल पेयरिंग है तो कहां पे स्पिन है, कुछ नहीं, ना तो स्पिन इसमें है और ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यूपी का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0, टीएस का मतलब वो टोटल स्पिन इक्वल टू 0। इसी तरह से इसमें देखिए यूपी इक्वल टू 2, टीएस इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हुआ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूटीई, यू अनपेयर्ड हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे टोटल स्पिन हो जाएगा आपका टीएस इक्वल टू कितना आया है 1 आया। तो निष्कर्ष क्या निकल के आया बच्चों, हुंड के नियमानुसार विकल्प ए जिसमें पहले 3 इलेक्ट्रॉन px py pz में जाते हैं, सबके चक्रण समानांतर क्लॉकवाइज +1/2 है, अब क्रमशः युग्मित होते हैं वह स्पिन में निरस्त होती जाती है, यह व्यवस्था ही सही है। मतलब कौन सी व्यवस्था, इसमें तीनों व्यवस्था मैंने दे दिया, 3 कंडीशन थी, तीनों कंडीशन में आप किसको माने थे, आप रूल पढ़िए और समझिए अच्छे से। बी कहता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समानांतर नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समानांतर नहीं आता, यह गलत है। विकल्प सी कहता है कि सभी इलेक्ट्रॉनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाने के पूर्व ही py में युग्मन हो गया, अतः यह भी गलत है। हुंड कहता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सभी कक्षकों में भरा जाए फिर युग्मित किया जाए। XYZ मैं आपको एग्जांपल बताया हूं, आपके घर में कोई मेहमान आया है, आपके घर में कोई मेहमान है और वो 3 लोग हैं, 3 लोग हैं तो 2 लोगों को नाश्ता दीजिए और तीसरे लोगों को बोल दीजिए, इंतजार कीजिए आप। यदि मान लीजिए तीसरे गेस्ट को यदि आप नाश्ता नहीं देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा,
निश्चित रूप से वो वहां पे कुछ नहीं बोलेंगे। हो सकता है वो आपके रिलेटिव वहां से निकल सकते हैं या जा सकते हैं, कुछ ना कुछ वहां पे एक्टिविटी होगी। अगर वहां पे एक्टिविटी हो रही है तो वो क्या है, सत्य है कि ये सत्य, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से चाहे कितने भी कैंडिडेट क्यों ना हो, सभी को आपको सम्मान देना है, उसी प्रकार से सम्मान देना है जिस प्रकार से पहले और दूसरे व्यक्ति को दिया गया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कहा जा रहा है कि हम कहते हैं कि पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए, फिर उसके बाद सभी कक्षकों में जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए तो युग्मन प्रारंभ हो यानी पेयरिंग प्रारंभ हो। पेयरिंग कहाँ से होगी, स्टार्टिंग से होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन भरा गया था। इन्होंने कहा चलो थोड़ा एक को सीधा खड़ा कर देते हैं, एक को उल्टा बैठा देते हैं, तो इसमें भी स्पिन 0 आ गई। इन्होंने कहा चलो सब लोग एक साथ कहीं बैठ जाते हैं, जब एक बार बैठ गए तो टोटल स्पिन 0 हो गया और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 0 हो गया। तो दोनों कथन क्या हो गए, असत्य हैं। ये दोनों कथन कैसे होंगे, असत्य होंगे। और असत्य होने के कारण क्या लिखा हुआ है, ये आपको मैं इसको क्रॉस चिन्ह लगा देता हूं और इसको क्या होगा, ये राइट लगा देते हैं। तो ये राइट क्यों लगा दिया गया, क्योंकि हुंड के नियम का पालन कर रहा है। हुंड क्या कहता है, सभी कक्षकों में यानी एक ही कोश के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन जब उपस्थित हो जाएगा तो हमारा हुंड का नियम कंप्लीट, मतलब कंप्लीट हो गया है आपका हुंड का नियम। हुंड का नियम तो समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किसी को कमेंट करना हो तो कमेंट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल नियम है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल अदर एग्जांपल देकर के इसको समझा दिया। एक एक कोश के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होगा जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। इसमें बताया गया 8 इलेक्ट्रॉनों युक्त किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था 3 प्रकार से हो सकती है। मैंने 3 प्रकार से दर्शा दिया, लेकिन संभवतः सही क्या निकल के आया, पहली स्टेप निकल के आ गई है। पहली स्टेप जो है कि नियम का पालन कर रहे हैं, इसके कारण क्या होगा, हमारा राइट होगा। ठीक है, इस पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी उतना ही यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, थोड़ा इसके आगे बात करता हूँ कि इसको मैं है ना, कहा जाता है कि सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं, इसके बाद क्रमशः युग्मन यानी पेयरिंग होना शुरू होता है। इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि अधिकतम आयोजित इलेक्ट्रॉन कक्षकों में रह सके, मतलब ऐसी व्यवस्था हो कि सभी कक्षकों में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रदर्शन, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रदर्शन कैसे किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रदर्शन कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, प्रदर्शित करना। किसको प्रदर्शित करना, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, हम देखते हैं, मान लीजिए ये क्या लिखा है बच्चों, 1s2 लिखा हुआ है। किसी का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो 1s1 क्या है, 1s1 आ गया। ये है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये आपका 1s1 लिखा हुआ है, ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इसको समझिए है क्या, ये जो आपका n है इसको क्या बोलते हैं,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या दर्शाते हैं? यानी जगह कितना आया हमारा 1। ये बच्चों क्या लिखा हुआ है? ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? और ये क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं हम उपकोष, सेल। उपकोष कैसे लिखा जाता है? इसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखा जाता है। और एक उपकोष में, यानी उपकोष की बात करता हूं, उस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ 2। इस कोष्टक को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आगे चलकर जब पढ़ेंगे तो ये गोला भी बनाया जा सकता है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि चारों कोण हों, यानी गोला भी बनाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n को उपकोष या कक्षक के पूर्व लिखा जाता है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है उसको उपकोष या कक्षक के पूर्व लिखा जाता है तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रतीक के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है 1:2p2 3p2। मतलब ये क्या होगा? सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है दाईं ओर, ऊपर की ओर। दाईं ओर और कहां? ऊपर। इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आया? ये कंडीशन है। अब चलिए हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, ये 1 जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या, s जो होता है सबसेल को 1s लिखा जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा तो वो राइट साइड के जस्ट ऊपर। तो ऊपर को हम क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। ठीक है बच्चों, क्या बोला जाता है? सुपर स्क्रिप्ट। कहां है? दाईं ओर के ऊपर है। देखिए कैसे लिखा हुआ है 1s1। कैसे लिखा जाता है? देखिए 1s1 1s2 2s2 2p6। मतलब कैसे लिखा जा रहा है? सीधे दाईं ओर के ऊपर साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और इसको मैं की सहायता से आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चों, बिठा दूं? ओके। ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। चलिए छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, देखिए इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, इसका 3, इसका 5, इसका 6, इसका 7। ठीक, बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर के 18, 118 तक। हम छोटे से बात करते हैं फिर आगे हम चलेंगे आपको। ठीक है, चलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो 1s1 होता है। ये 1 क्यों लिख दिया? इसके भी जवाब दूंगा। इसका क्या होगा? 1s2 2s1, बार-बार बना रहा है। 1s2 2s2 2p1, ये यहां किया गया। इसका भी जवाब दूंगा। 1s2 2s2 2p2, 6 होना चाहिए, 2 आ रहा है। और इसको बोलते हैं 1s2 2s2 2p3। चलिए ताला लगा दीजिए। ये वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो मैं आपको कल पढ़ाया था। कल का मतलब पिछले वाले वीडियो में आप क्वांटम संख्या के बाद आप बहुत से ध्यान पढ़े हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का भरना आप सीखे हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है,
मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। कक्षकों की बात हो रही है, चलिए कक्षक की बात कर लेता हूँ। ये एस की बात हो रही है, ठीक है। एस थोड़ा बेसिक पढ़िए। पी की बात जब करता हूँ तो पी में 3 कक्षा होती हैं, तीनों में पहले 2-2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसके बाद डी की बात करते हैं तो डी की 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब पांचों ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर हम एफ की बात करते हैं तो 7 ऑर्बिटल होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और एक और हो जाएगा आपका 7, 1 2 3 4 5 6 7। बोलो। तो बच्चों ये है आपका, ये बेसिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यस में यहाँ पे यस में कैसे भरा जाता है, यस में अधिकतम 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन तक भरा जा सकता है। जब पी की बात आएगी तो ये पी की बात आएगी तो 1 2 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और डी की जब बात आएगी तो डी 1 2 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसी तरह से जब एफ की बात आएगी तो 1 2 14 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। हमारे पास मुझे जितनी आवश्यकता पड़ेगी इलेक्ट्रॉनों के अनुसार, उस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन तो है, तो 1s लिख दिया। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैंने 1 लगा दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यही तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे पॉइंट की बात होती है, ये हमारे पास 3 कहां पे आई, ये जो आ रहा है तो रूट कहां से आया, आप बाउ के सिद्धांत के अनुसार जो मैं पढ़ चुका हूं, 1s2 पहले लिखेंगे, फिर 2s2 लिखेंगे, तो 2s2 में 2 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 1 है, यानी 3 चलना है, फिर में 2 यहां पे आ गया और 1 यहां पे आ गया, टोटल 3 हो गया। देखिए 2 और 3, और ये तो आपका बेसिक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको ध्यान देना, यानी 1 to 6। चलिए बोरान की बात करता हूं, 1s2 2s2 2p1, इसका मतलब क्या होगा, s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर ये पहले पूर्ण रूप में भर जाएंगे तभी हम आगे जाएंगे। ये नहीं कि इसको खाली कर दीजिए आप उसको में भर दीजिए, ऐसा काम नहीं, उल्टा काम नहीं होगा। पहले पूरी तरह से पूर्ण रूप से भर जाएगा तभी जाकर ये कंप्लीट होगा। 1s2 2s2 2p1, यानी 2 2 4 ये 5, ये 5 आपका पूरा हो गया, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद क्या होगा, कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 का 2p6 नहीं होगा, 2p2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 4 6। अब देखिए 1 2, और इसके बाद 7 की बात करता हूं तो 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। तो मतलब आना चाहिए कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, फिर यह पूरा होगा। अभी यहाँ पे 6 भी हो सकता है, लेकिन जब मेरे पास रहेगा तब तो 6 होगा। ये आपका इतना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना आपका हो गया। टिक टिक कागज में आपको दे दूंगा। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और अपने रूल के आधार पर करेंगे। अब देखिए कैसे सरल होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। देखिएगा हम मैग्नीशियम की बात करते हैं और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। इसी प्रकार से हम क्रोमियम मैंगनीज यमन की बात करेंगे, यमन का परमाणु क्रमांक होता है 25। चलिए तो यस पीएस पीएस देखिए 1 2 3 2 2 6 टोल तो है नहीं, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इसको हम 2 कर दे, 1s2 2s2 2p6 3s2। आगे देखिए 2 2 6 2 मतलब 2 2 4 6 4 2 12, ये देखिए 12 इलेक्ट्रॉन तभी आ गया। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको भी बात करते हैं। देखिए आपके पास तो रूल है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, लेकिन आपको बिना देखे बिना कुछ करे अपने से करना है। तो आपको मैं रूल सिखाया हूं, 2 बार f लिखिए, 2 बार pf लिखिए और 2 बार gpf, एक ही बार में आपका काम आ जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कि एक ही बार में हमारा काम होगा, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मानिए,
फिर 2 इसमें भी, फिर इसमें 6 आएगा, फिर इसमें 2 आएगा, फिर इसमें 6 आएगा, फिर इसमें 2 आएगा। काउंट कर लीजिए 2। आप अपने माइंड में ये रखिए कि अगर यस यस पी 2 यस और 1 पी आता है तो 10 कंप्लीट। 2 यस और 1 पी 10 कंप्लीट, 2 यस और 1 पी 10 कंप्लीट, मतलब 20 हो गया। अब कितना चाहिए? 5। तो आप यहाँ डायरेक्टली क्या कर दीजिए? 5 कर दीजिए, कहानी खत्म। जब आप यस लिखते रहे तो आप ध्यान दीजिए कि हम इलेक्ट्रॉन हमारा कहां तक जा रहा है, ठीक है। देखिए अब इसको स्टार्टिंग कर दीजिए, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का यूज कर लीजिए। ये आपका सबसेल हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो गई। अब क्या बच रहा है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, अब यहाँ पे 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, 3p हो जाएगा। या आप ऐसा करिए 1 2 पहले s में भरिए, फिर pp पे, फिर dd में। तो s में 1 2 3 4 हो गया। अब p की बात करते हो तो p 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 ये 3 और आगे p नहीं है तो 4 हो जाता है। अब d कहां से स्टार्ट होता है? 3 से, तो देखिए 3 से स्टार्ट कर दिया, बाकी अब आगे आएगा 3 भी हो जाएगा, 4 भी होगा। और यहाँ पे क्या लगाते हैं? गामा। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए आप क्रोमियम करते हैं, चलिए मैं आपके ग्रुप की बात करता हूं, तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d 4s1 3d 4। तो देखिए लगातार आप चलते जाएंगे, ए भी आपको धीरे धीरे बनता जाएगा, लेकिन आप कंडीशन पहले देखिए 1s2 2s2 2p6 10 2 12 6 18 19 20 10 18 1 19 1 20 23, ये 4 नहीं होगा बल्कि क्या होगा? 5। ये बच्चों क्या है? एक्सेप्शनल केस में आता है। क्रोमियम और कॉपर डी ब्लॉक में हमारे पास 2 तत्व ऐसे हैं, सिर्फ 3D श्रेणी में क्रोमियम और कॉपर क्या है? एक्सेप्शनल केस में, यानी क्या बोलते हैं उसको? अपवाद की श्रेणी में आते हैं। तो अपवाद में क्या होता है? यस का एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, जिसके कारण से 4s1 3d हाइट हुआ। तो देखिए 4 10 2 12 6 18 के 19 के 20 24 कंप्लीट हुआ, और यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आप सीखिए, और आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप कंप्लीट कीजिए। जैसे आप क्या करिए, बेरिलियम ले लीजिए, कैल्शियम लीजिए, स्ट्रोंशियम Fr हो गया, फ्रांसियम Fr हो गया। तो आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए बच्चों, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 87, और हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और कैल्शियम। फिर 1 3 11 19 35 55 और 88। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम। ठीक, ये आपका 38 है स्ट्रोंशियम। और अब आपको क्या करना है? इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे, और आप देखिए, कोशिश कीजिए बनता है कि नहीं, ट्राई करना चाहिए। निश्चित रूप से खत्म हो गए, आप इसको कंप्लीट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाऊंगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना? बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया हूं, इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। हुंड का नियम पढ़िए, पाउली का नियम पढ़िए, क्वांटम संख्या पढ़िए, और एक है आपका इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।